Friends, our mission is to organize the world information and make it universally accessible and useful. So let's read the second part of the chapter, Sectors of the Indian Economy, and try to be benefited in maximum extent. So दोस्तों, फिर हम इसको एक तेज रिकैप करते हैं और हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मैं पढ़ा भी चुका हूं, फिर भी देख लीजिए। तो फर्स्ट पेज क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ एक्टिविटी। इस आधार पे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में बांटते हैं। क्लियर। और दूसरा बेस है ओनरशिप, यानी मालिकाना हक किसका है। तो उस आधार पे एसेट्स का मालिकाना हक या तो प्राइवेट सेक्टर में है या इंडिविजुअल सेक्टर में है, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर बोलते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी सरकार की जो के अंतर्गत जो आने वाले सेक्टर है उसको पब्लिक सेक्टर बोलेंगे, प्राइवेट इंडिविजुअल को बोलेंगे। राइट। तीसरा बेस क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब। राइट, जो एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट करते हैं। तो इस बेस पे हम ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिवाइड कर सकते हैं। एक प्रिकॉशन में कहूंगा आप सबको कि जब भी हम इसको कंपेयर करें, देखो होता क्या, आप कंफ्यूज हो जाते हो। कंपेयर करने का जो तरीका है वो है या तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी में कंपेयर कर सकते हैं। राइट। सो ईदर वी कैन कंपेयर आवर चैप्टर फ्रॉम in between the primary, secondary and tertiary. Among three sector we can compare, or we can compare the sector on the basis of ownership. इसमें कर सकते हैं आप प्राइवेट या फिर पब्लिक में। या फिर तीसरा उपाय क्या है, ये हम कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में। राइट। तो ये तीन अलग अलग तरीका है, आप कभी भी मिक्स करके पढ़ेंगे इसको तो कंफ्यूज होंगे। राइट। तो दीज आर द थिंग्स। अब हम चलें इसको देखें कि डिफरेंट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द जॉब। इंटरप्रेन्योर्स किसी को हायर करता है तो किस बेस पे हायर करता है, तो दो तरीके से हायर करता है, या तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर है या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। सो लेट मी स्टार्ट द ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, आर दोस दैट प्रोवाइड द फिक्स्ड वर्किंग आवर, कितना दे, 6 घंटा या 8 घंटा होगा। सिक्योर एम्प्लॉयमेंट है एज वेल एज टू देयर एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ऑन देयर मोटिवेशनल एंड क्वालिफिकेशन। एक तरीका से हम इसको कहें तो डिजर्विंग कैंडिडेट ही काम कर सकता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, स्किल्ड आदमी काम कर सकता है। राइट। सो दिस इंडस्ट्री एडहेयर द गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेबर लॉ फॉलो करेगा, किसी को हटा नहीं सकता है, हटाने के पहले प्रायर नोटिस देना होगा। एंड दिस आर द थिंग्स, लेबर लॉ। एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी की पूरा लाइफ नहीं रहता है, ऐसा मत सोचिए। जॉब के लिए 60 इयर्स एज है और उसके बीच में सिक्योर है अगर आपका रिकॉर्ड सही है तो। राइट। यस। एंड इफ दे आर गोइंग टू बी टर्मिनेटेड, you need to be give the prior notice, 90 days पहले आपको नोटिस देना होता है। so there are system to discharge from the job और workers are entitled to get paid holidays, संडे को या फिर कोई नेशनल हॉलीडेज है, अदर हॉलीडेज है। राइट। मेडिकल लीव है, कैजुअल लीव है, क्लेम्स कर सकता है इसके लिए। तो दिस आर द बेनिफिट्स। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम कर रहा है आदमी, वो सोचता है कि मैं तो यहाँ का दामाद ही हूँ। ओके, नेक्स्ट देखिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है कि द गवर्नमेंट टेक्स वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस, आजाद रखी है सरकार ने अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए, बहुत सारा प्रोविजन नहीं कर रखा है, तो आजाद है ये लोग इन सारी चीजों से। राइट। तो दिस इज लिटिल इन्फ्लुएंस, नहीं के मुताबिक। राइट। वर्कर्स डू नॉट हैव सेम लेवल जॉब सिक्योरिटी, कभी भी हटा जा सकते हैं, हर घंटा आखिरी घंटा होता है, हर दिन आखिरी दिन होता है वर्कर के लिए। सो वर्किंग आवर इज नॉट फिक्स्ड, ओवर टाइम किसी टाइम बुला लेंगे, रात के समय, दिन के समय। एंड दे आर नॉट कॉम्पेंसेटेड इन एनी वे, ज्यादा काम किए हो तो भी उसके लिए कोई पैसा नहीं देंगे। हमेशा एक थ्रेट होती है जॉब के ऊपर। राइट। और खास करके अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो कोरोना में लोगों ने, जो इंटरप्रेन्योर्स थे उन लोगों ने इसको अवसर के तौर पे भुनाया है, लोगों का खून पिए हैं लोग। This industry do not adhere the government norms and regulation of labor law. कोई लेबर लॉ नहीं चलता है, आप कोर्ट में भी जाकर के कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं उनका। Right? They can be terminated anytime without any prior notice. Workers are not entitled to get paid holidays, paid times, medical leaves, retire benefits, कुछ नहीं।
एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि वन आई ओपनर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, गवर्नमेंट हैज 90% वर्कफोर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। सरकार के पास सिर्फ 10% लोग हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज को प्राइवेट पब्लिक से मत कंपेयर करिए, दिस इज क्वाइट डिफरेंट थिंग। नाउ दूसरा हम पढ़ते हैं। अब ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम प्रोटेक्ट कैसे करें, हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ध्यान रखिएगा, पहले के लोग इसको इग्नोर करते थे, अब की सरकार नहीं इग्नोर करेगी। वजह क्या है, 90% वर्कफोर्स कहां है आपका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अभी मैंने बताया 90%, राइट। सो गवर्नमेंट इज लॉन्च सो मेनी थिंग्स, अर्जेंट नीड है इनको सपोर्ट और प्रोटेक्ट करने के लिए। द गवर्नमेंट हैज अथॉरिटी टू सेट ए मिनिमम पे एंड वर्किंग आवर्स। सरकार चाहे तो बता सकते हैं कि आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं ले सकते हैं किसी आदमी से, राइट। और एक मिनिमम वेज फिक्स होगा कि इससे कम में आदमी काम नहीं करेगा, राइट। सो दिस आर द सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग देखते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर्स कैन गेट लो कॉस्ट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार क्या कर सकती है, ऐसे लोगों को लोन दे सकती है ताकि अपने बिजनेस को खुद स्टार्ट कर सके। गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई श्रम पोर्टल, ये रिसेंट है, इसको जोड़ेंगे तो आपका आंसर बहुत अच्छा होगा। अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए उसने ई श्रम पोर्टल बनाया जिसके ऊपर अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन सप्लाई दिस वर्कर्स विथ लो कॉस्ट एक्सेसिबल फंडामेंटल्स एंड एम्यूनिटी। अभी आप देखिए सरकार 2000 रुपए महीने के देने पे आपको सीधा घर दे रहे हैं गरीबों को, राइट। या फिर आप देखिए आयुष्मान भारत एक तरीका से अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। द गवर्नमेंट कैन इनेक्ट न्यू लेजिस्लेशन दैट अलाउ ओवर टाइम पेड लीव, सिक लीव एंड फैसिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड। अभी सरकार को इसमें बहुत सारे निर्णय लेने की आवश्यकता है, राइट। वी हैव 90% पीपल दे आर वर्किंग इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इट इज वेरी सिंपल। तो 3-4 पॉइंट भी आप इसमें लिखेंगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अनएम्प्लॉयमेंट। अब मैं एक चीज बता देता हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आप अपने आप को नहीं कर सकते अनएम्प्लॉय है। पहले विल होना जरूरी है कि आदमी के पास विल हो तो तब काम नहीं मिल रहा है, अप्रोच करने के बाद काम नहीं मिल रहा है, तब आप जो है अनएम्प्लॉय है, राइट। अ पर्सन इज हैविंग विल और ही इज और शी इज अप्रोचिंग फॉर द जॉब बट ही इज अनेबल टू गेट द जॉब, दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट परमानेंट नहीं होता है, ये इसको बोल सकते हैं टेम्पररी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इट्स कैन बी चेंज एनी टाइम। कितने तरीके का हो सकता है, स्ट्रक्चरल हो सकता है, फ्रिक्शनल हो सकता है, साइक्लिकल हो सकता है, वॉलंटरी हो सकता है, कैजुअल हो सकता है, सीजनल हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल हो सकता है, डिस्गाइज्ड हो सकता है, क्रोनिक हो सकता है। बहुत सारा तरीका है, बट आप दो को जरूर पढ़ के जाइए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। पहला है सीजनल, जिसमें आपको एक फिक्स टाइम में ही काम मिलेगा, स्पेसिफिक सीजन, शादी का सीजन है उसमें काम मिल जाएगा, हार्वेस्टिंग सीजन है, सोइंग सीजन में उसके काम मिलेगा, उसके बाद आपके पास कोई काम नहीं है। एंड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट बोला गया है। इंडिविजुअल्स आर एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड, आदमी का 10 को काम है, 25 आदमी उसमें काम कर रहे हैं। ये दोनों नेचर अगर आप देखें तो ये हिडन नेचर है, इस दोनों का नेचर छुपा हुआ है। भारत में सबसे बड़ी समस्या यही है, और एग्रीकल्चर में तो सबसे ज्यादा, एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा छुपी हुई बेरोजगारी है। द टाइम बिटवीन सर्चिंग ए जॉब एंड मूविंग जॉब्स इज नोन एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, राइट। ये फ्रिक्शनल जॉब भी बहुत बड़ी समस्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, रिजल्ट ऑफ कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस। अगर अभी आप देखिए अमेजोन में रोज छटनी हो रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है तो चलो भाई हमने हायर किया, लॉस में है हटा दिया, इसको साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। आज के समय में एमएनसीज में सबसे ज्यादा क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, व्हेन ऑक्युपेंट्स एंड वर्कर्स स्किल्स आर मिसमैच विद द मार्केट। जैसे आप एक एमबीए, महाबेकार आदमी नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है, एमबीए है, राइट, और एमबीए होकर के आपको एक क्या किया कि चलो क्लर्क का जॉब कर लो, क्लर्क, राइट। इस कंडीशन में आप क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। या फिर मान लीजिए कि हम ही लोग हैं, प्रोफेसर की डिग्री लेकर के टीचर की डिग्री, टीचर वाला काम कर रहे हैं, क्या है, एक तरीका से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। तमाम डिग्री होने के बाद, तमाम कमीशन की डिग्री होने के बाद भी आदमी
छोटे से वर्क को कर रहा है, दैट इज कॉल्ड mismatch or structural unemployment. Technical unemployment when a job is lost owing to shift in technology. तो ये पैराडाइम शिफ्ट होता है, राइट? आपने जो सीखा है हो सकता है वो टेक्नोलॉजी का यूज खत्म हो गया हो, तो फिर क्या होगा? आगे आने वाले समय में आपके जॉब जो है इनसिक्योर हो जाएंगे। ऐसे सोचिए, कुछ साल पहले तक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में बहुत सारे जॉब होते थे, अभी इलेक्ट्रिकल के जॉब खत्म हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स के जॉब है। इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो बहुत और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं, जैसे आप देखते हैं नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया, तो दैट मार्केट इज गोइंग टू चेंज एंड दिस इज कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? तो ये हुआ हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट। फिर हम आगे देखते हैं कैसे हम क्रिएट करें, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। तो मोर एम्प्लॉयमेंट आप एग्रीकल्चर में नहीं कर सकते, हाँ एग्रीकल्चर से एलाइड जो एक्टिविटीज हैं, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है उस पर कर सकते हैं, राइट? सो पीपल कैन फाइंड वर्क बाय लोकेटिंग इंडस्ट्री services in semi-rural area, identifying, advertising, locating them. Every states or regions they have potential to boost is residential and their income. They can create their own job opportunity. Startup India इसी का हिस्सा है, राइट? आप उससे संबंधित कोई नई चीज करिए, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को मैकेनाइज करिए, एंड देन यू कैन गेट मोर एंड मोर जॉब. टूरिज्म, regional craft industry, emerging services like IT can also help. According to Niti Aayog, research undertaken by the Planning Commission, approximately 20 lakhs employment can be produced in the education sector alone. और एक चीज और मैं बता दूं, नीति आयोग का एक और एस्टिमेशन है कि आने वाले कुछ समय में भारत में 35 लाख लोग, सिर्फ 35 lakhs they can get the employment in tourism. So it is going to become one of the major hub of tourism. राइट, एजुकेशन सेक्टर में इतना है, पूरे वर्ल्ड में 30 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेवल एंड टूरिज्म में बिजी हैं. सो दिस इज योर आंसर. नाउ वी आर गोइंग थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक, मनरेगा. इसको तो जरूर पढ़ेंगे. मनरेगा क्या है? राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क. 2005 में इसको गवर्नमेंट ने पास किया. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क, राइट? At present time, government is spending 98,000 crore rupees. इतना पैसा गड्ढा खोदने के लिए जाता है देश का, मनरेगा, राइट? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट enacted by the central government India to implement right to work. About 625 districts across the country. कितने गांव हैं भारत में? तो 6.28 lakhs गांव है, 6 करोड़ 28 लाख से ज्यादा गांव है, सब जगह इंप्लीमेंट है. It is primarily used to the person who live in the rural area who are able to willing the work every year, and this gives at least 100 days of the work to the rural household and the volunteers to conduct the unskilled work. कोई भी काम हो, और इससे सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन हुआ? तो गांव का प्रधान, लूट करके राजा हो गया. खाली फोटो खिंचवाने के लोग जाते हैं रियल फॉर्म में, बट आप ये सब नहीं लिखेंगे. यू हैव टू राइट दिस थिंग. 100 days एम्प्लॉयमेंट. अगर आपका जॉब कार्ड बनता है और फेल हो जा रहे हैं तो उस टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आपको मिलेगा. अनदर गोल ऑफ दिस एक्ट इज टू गिव रूरल communities long-term assets such as roads, wells, ponds. If the government fails to produce jobs, and people will be forced to rely on unemployment benefits. So these are the things. अब थोड़ा सा ये भी देखिए कि मनरेगा पे सरकार का पक्ष क्या है और हमारे विरोधी दल का पक्ष क्या है. तो एक वीडियो देखते हैं हम, मनरेगा पे दोनों का पक्ष क्या है. इस गड्ढे के बारे में देखें कि इतना बड़ा गड्ढा खोदा गया और इसका बेनिफिट किसको मिला. थैंक्स. प्रधानमंत्री यहाँ खड़े होते हैं, कहते हैं नारेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी. नारेगा, मनरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना. अरे कहना क्या चाहते हो? कर जाता है कि आप मनरेगा बंद कर देंगे या आपने मनरेगा बंद कर दिया है. मैं इतना तो जरूर विश्वास करता हूं कि आप लोग, बाकी विषयों में मेरा क्षमता के विषय में शक होगा, आपका अभिप्राय भी अलग अलग हो सकता है. भी इसमें मोदी को ज्यादा ज्ञान नहीं है, इसमें कम अनुभव है, सब होगा. लेकिन एक विषय में आपको जरूर, एक विषय में आप मानते होंगे
कि मेरी राजनीतिक सूझबूझ तो है, मेरी राजनीतिक सूझबूझ कहती है कि मनरेगा कभी बंद मत करो। मैं ऐसी गलती नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। साथियों, अभी आपने मनरेगा पे मन की बात और धन की बात और घमंड की बात भी सुनी। नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस इन बिटवीन द सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मीनिंग अभी मैंने आपको बताया कि एसेट्स का मालिक कौन है, हु इज द ओनर ऑफ एसेट्स, राइट। तो एक चीज जानिए कि जब तक देश में ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था तो मैक्सिमम चीजें पब्लिक सेक्टर में थी, बट पब्लिक सेक्टर में होने की वजह से एवरीथिंग वाज सब्जेक्टेड टू द लॉस। और एक मिक्स्ड इकोनॉमी की ये मतलब कैरेक्टर होती है कि प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों को एग्जिस्ट हो, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, द इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, इट्स मींस देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब हम देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर क्या है। तो जो गवर्नमेंट का सेक्टर है, द गवर्नमेंट कंट्रोल मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल सर्विसेज। यहां सर्विसेज का मीनिंग क्या है, कॉमन मिनिमम बेसिक नीड वाली सर्विसेज, राइट, जो आपकी आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता है, and which cannot be ignored, so it is taken by the government. The public sector's goal is not only to make the money, तो इसका गोल क्या होता है, the goal of the public sector is public welfare, जन कल्याण की योजनाओं में सरकार कितना खर्च कर रही है, दिस इज कॉल्ड पब्लिक वेलफेयर। The public sector includes the things like railway, post office, right? ये सारी चीजें होती है, और भी सारी चीजें हैं, डिफेंस है या हॉस्पिटल्स हो गया, प्राइमरी स्कूल्स हो गए, ये सारी चीजें आती हैं पब्लिक सेक्टर में, राइट। जो जिसकी माने हर आदमी की आवश्यकता है, इलेक्ट्रिसिटी है, राइट, सोशल सिक्योरिटी है, या कम्युनिटी हॉस्पिटल है, कम्युनिटी सर्विसेज है, कॉमन प्रॉपर्टी लैंड है, ये सब क्या आता है, पब्लिक सेक्टर में आता है। और एक चीज मैं आपको और भी बता देना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में पब्लिक सेक्टर का होना जरूरी है। वजह क्या है कि द पुअर पीपल कैन नॉट बी सर्वाइव along with only private sector, right? So these are the things. Now we start the private sector. हम प्राइवेट सेक्टर को देखते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर क्या है, the assets which is owned by individual. So assets ownership and services delivery are in the hands of private individual or corporation of the private sector. So profit क्या होता है, इसकी प्राइमरी जो इसका मोटो होता है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। दूसरा चीज क्या है, स्मूथ कंडक्शन है, क्योंकि स्मूथ कंडक्शन नहीं होगा तो कोई लोग जाएगा नहीं वहां, प्राइवेट सेक्टर इसलिए जरूरी है। और स्मूथ कंडक्शन के लिए प्राइवेट सेक्टर जरूरी है। अभी मैंने बताया कि पब्लिक सेक्टर बिकॉज पुअर पीपल आर नॉट हैविंग सफिशिएंट पीपीपी, परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, आपके खरीदने की शक्ति उतना नहीं है, तो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज कंटिन्यू द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। अब प्राइवेट सेक्टर जिसकी परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, इनकम ज्यादा है, दे नीड पैरेलल एंड स्मूथ सर्विसेज, राइट। अब एग्जांपल के लिए बजाज हो गया, महिंद्रा मोटर्स हो गया, टाटा आयरन स्टील कंपनी हो गई, या रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, दे आर प्राइवेटली हेल्ड, राइट। सो दैट्स व्हाई प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर बोथ आर एसेंशियल, क्योंकि हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है। अभी भी मैं आपको बता दूं कि 21.9% population they are below the poverty line, so that's why they cannot survive along with the private sector. So government is continue private plus this public sector together. Now let me test our ability. तो हम लोग इसको चेक करते हैं। So the first question, test yourself बेटा, इसको चेक करेंगे तभी समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी है। You do these practices again and again. Which first question is which among which one comes under public sector? तो रिलायंस तो प्राइवेट है, राइट, और टाटा मोटर्स से भी प्राइवेट है,
हिंदुस्तान लीवर, हिंदुस्तान लिखता है लेकिन ये लीवर जो आकर के ये भी प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट के पास क्या है, इंडियन रेलवे। सो योर करेक्ट आंसर इज इंडियन रेलवे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion and reason देखिए, टर्शियरी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो सही है, सबसे फास्ट है, 60% जीडीपी की तरफ अभी जा रहा है, दैट इज करेक्ट। द मैक्सिमम पीपल इंप्लॉयड इन दिस सेक्टर, गलत। यहां जो 29 to 30% इंप्लॉय हैं, और प्राइमरी सेक्टर में कितना है, तो वो है 45 to 46%, तो ये गलत हो जाएगा। सो बोथ assertion and reason are correct, is this correct explanation, गलत। assertion is true along with the reason but not correct explanation, ये भी सही नहीं है। assertion is true but reason is incorrect, that is correct। so your correct answer is C, reason is correct, ये भी नहीं हुआ सही, right? so your answer is C, assertion is true but reason is incorrect। question number 3, द सीईओ ऑफ एन एमएनसी। अभी मैंने आपको बताया कि जो एमएनसीज हैं ये हैं प्राइवेट, बट द पीपल आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, दे आर अंडर ऑर्गेनाइज, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएगा, राइट? ओनरशिप की बात कर रहा है, अनऑर्गेनाइज तो है नहीं, प्राइमरी सेक्टर भी नहीं है, और पब्लिक सेक्टर में होता ही नहीं एमएनसी। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4, Which of the following comes under the tertiary sector? तो टर्शियरी में क्या आता है, सर्विसेज आते हैं, सेमी स्किल टू हाई स्किल, राइट? ट्रांसपोर्ट भी उसी का हिस्सा है, ट्रांसपोर्ट भी उसी का हिस्सा है, कम्युनिकेशन भी उसका हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, योर आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्विस सेक्टर include some essential services that may not be directly help in production of goods, state where true or false। तो सही तो बात है। अब जैसे डॉक्टर है, कौन सा चीज प्रोड्यूस कर रहा है, या कंडक्टर है, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, शॉपकीपर है, कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सो दैट इज 100% करेक्ट, ट्रू। इज इट क्लियर? यूनिवर्सल ट्रूथ। 6, so the big economy of a country, so how big economy of the country, तो GSDP तो होगा नहीं, मैंने आपको बताया है बेसिक पैरामीटर्स क्या होता है, तो बेसिक पैरामीटर्स 3 ही होता है, जीडीपी, एनएनपी एंड जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी, एनएनपी एंड जीएनपी, तीनों चीज होता है, ये पी होता है, राइट? तो ये आपका आंसर होगा बी। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी पढ़ा चुके हैं आपको, फिर देख लीजिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स which are produced by a country within their boundary in a financial year, so this is called GDP। question number 7, in the past 100 years there has been a further shift from, किस सेक्टर से होगा, further shift from secondary to tertiary sector, सबसे ज्यादा होगा, राइट? तो योर आंसर इज secondary to tertiary sector, सबसे ज्यादा फास्ट शिफ्टिंग हुआ है। In India was the least producing sector in 2001 और ये 10 and 11, तो सबसे कम किसका भागीदारी है, मैं आपको बता दूं कि प्रोड्यूसिंग प्राइमरी सेक्टर 14% के आसपास भागीदारी रहे, राइट? सेकेंडरी सेक्टर का भी बता चुका हूं, 29 to 30%, और लास्ट का जो है वो प्लस 60% है, यानी लीस्ट प्रोड्यूसर क्या होगा, प्राइमरी सेक्टर। मैक्सिमम जॉब है, मिनिमम उसका प्रोडक्शन है। 9, क्वेश्चन नंबर 9 आइए, इन इंडिया विच सेक्टर ग्रीव मैक्सिमम फ्रॉम 71 to 2000? सिंपल सा है, सर्विस सेक्टर बढ़ा है, तो दैट इज टर्शियरी सेक्टर, सबसे फास्ट ग्रो है, 30% कंट्रीब्यूशन, 30% people are employed, 60%, more than 60% they are contributing। 10 में आइए, इन 70-71 विच सेक्टर प्रोड्यूस मैक्सिमम इन इंडिया? तो शुरू में क्या था, शुरू में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था, तो दैट इज प्राइमरी सेक्टर। ये समाजवादी लोग यही ना चाहते थे, सब लोग खेती करें, विरोध किया था इन लोगों ने। आपको बता दें, चौधरी चरण सिंह जैसे आदमी ने संसद में जब ये जो बड़े बड़े फैक्ट्री, बोकारो स्टील प्लांट, टाटा स्टील प्लांट, या फिर जो वेस्ट बंगाल में स्टील प्लांट है दुर्गापुर, या फिर राउरकेला में लगाए गए थे, इसका जम के विरोध किया इन लोगों ने। तो दैट टाइम प्राइमरी सेक्टर वो चाहते थे कि देश पूरा लेबर बन के रहे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
Which of the following statement are true regarding the service sector? Income levels rise, certain sections of the people start demanding many more services like eating out, tourism, ये तो सही है. Over the past decades or so, certain new services such as those based on information communication technology have become important, essential. ये भी सही है. In year 2010 and 11, tertiary sector emerged as the largest. सही बात है. 60% प्लस जा रहा है. तो क्या हो जाएगा? Your correct answer is all of above. D. Next question देखिए. The continues to be the largest employer in India. ये बड़ा टेक्निकल है. अभी भी क्या है आपके पास? सबसे बड़ा सेक्टर क्या है नौकरी के लिए, जहां की थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है. नाम बड़े दर्शन छोटे, राइट. प्राइमरी सेक्टर 45-46% लोग एम्प्लॉय हैं, और ये लोग कितना कमाते हैं? तो 14%. कहां तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, अब तो चराग मैसर नहीं शहर के लिए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. In India, over a span of 40 years, 70 to 2010, while production services rose more than 14 times, employment in the service sector कितना बढ़ा है? 5 गुना बढ़ा है. ये ध्यान रखिएगा. कितना बढ़ा है? 5 times. किसमें बढ़ा है? सर्विस सेक्टर में जॉब बढ़ा है. कितना? 5 times. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 13. वर्कर्स इन द सेक्टर अंडर एम्प्लॉयमेंट. अंडर एम्प्लॉयमेंट आईएएस वाली बात कर रहा है. इंडियन एग्रीकल्चर सर्विसेज वाली काम कुछ नहीं करते हैं. 1 एकड़ जमीन है, 10 आदमी घर में है. एक जाएगा देखने की हरा हुआ कि पीला हुआ, दूसरा जाएगा उसमें सूंघने की कैसा महक रहा है, तीसरा जाएगा काटने, चौथा जाएगा उसको राख में रखवाली करने के लिए. सो दैट इज अंडर एम्प्लॉयमेंट. It means these guys type of people are there. They are not needed this much of labor in this sector. 15 देखिए. More than half of the workers in the country are working in the primary sector, mainly in किसमें होगा? एग्रीकल्चर में. एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में. सिंपल सा. And last, as per the same study of the former planning commission, tourism is a sector improved year. We can give additional employment more than how much? So that is more than 35 lakhs. सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां, और जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहां. यानी ये जो सेक्टर है सैर करने वाला, that will be the largest growing sector in India. वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा है. आपको मैं बता दूं 30 मिलियन से ज्यादा लोग इसमें काम करते हैं. सो दैट इज द आंसर फॉर टुडे. अच्छा लगे तो एक लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर सकें. So best of luck for the examination and thank you for this watching.